हेलो गाइस। मैकेनिक्स में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग? मैकेनिक्स में क्या होता है कि हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन रिजिड बॉडी। कि हम कोई भी फोर्सेस लगा रहे हैं तो बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, बॉडी रेस्ट में रह रहा है या मोशंस में रह रहा है, या एक बॉडी पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उसका स्टडी करना, डेट इज मैकेनिक्स। अब समझते हैं कि हम पढ़ तो रहे हैं मैकेनिक्स में फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट। तो फोर्सेस क्या होता है ये समझते हैं। फोर्सेस क्या होता है कि अगर कोई बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो कोई लगाएगा। इट इज एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी। ठीक है। तो एक होता है स्यूडो फोर्स भी होता है, कि ये एक नकली फोर्स होता है कि ये लग जाता है लेकिन कोई लगाता नहीं है। जैसे हम बस वाला ब्रेक मारता है तो हम मोशंस फील करते हैं ना, हम आगे चल जाते हैं, लेकिन हमें फोर्स हम पे कोई लगाया नहीं रहता है। तो ये स्यूडो फोर्स होता है। फिर इसके बाद हम समझते हैं कि अगर फोर्स को डिफाइन करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या पता होना चाहिए हमें। मैग्नीट्यूड, अगर कोई बॉडी पर फोर्स लग रहा है तो वो कितना इंटेंसिटी से लग रहा है। जैसे कोई बॉडी पर फोर्स लगता है तो बहुत हल्का सा मोशन हो रहा है, बहुत तेज मोशन हो रहा है, मतलब उसके इंटेंसिटी, उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है वो किस डायरेक्शन पे कर रहा है, लग रहा है, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, इट मीन्स कि उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है। फिर फोर्सेस हम समझ लिए। अब इसके बाद हम समझते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में अपना सबसे पहले है कि ग्रेविटी फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होता है कि ये अर्थ द्वारा लगाया जाता है कोई भी बॉडी पे, डेट इज पुलिंग होता है। उसके बाद एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जो दो सरफेसेस के बीच कॉन्टैक्ट में आने से वजह से होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स। और एक टेंशन फोर्स होता है और एक स्प्रिंग फोर्स होता है। तो टेंशन फोर्स हमेशा पुलिंग होता है और स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो पुलिंग और पुशिंग, पुलिंग पुशिंग नहीं बोलेंगे, टेंसाइल और कंप्रेसिव बोल सकते हैं। और क्या नाम है, टेंशन हमेशा ऑलवेज पुलिंग रहेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा पुशिंग रहता है। ठीक है। अब समझते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स दो बॉडी के कांटेक्ट में आने की वजह से जो फोर्स है, जैसे हो गया अपना नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है। टेंशन फोर्स, अगर कोई रोप या वायर स्ट्रेंथन है, मतलब टाइट है, तो हम बोल सकते हैं कि टेंशन आया है स्ट्रिंग में। अब समझते हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है ना कि ये स्प्रिंग द्वारा लगाया हुआ फोर्स है। अगर हम कोई बाहर से बॉडी को खींच के इलोंगेट कर देते हैं, ठीक है, स्प्रिंग को इलोंगेट करते हैं, तो ये स्प्रिंग अपने तरफ अपने पुराने पोजीशन पे आने के लिए जो फोर्स लगाती है, डेट इज स्प्रिंग फोर्स, जो होता है के डेल्टा एक्स। एक्चुअली हम पढ़ते हैं ना वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो न्यूटन्स के लॉ यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे। तो न्यूटन्स ने जो लॉ लगाया वो पार्टिकल के लिए लगाया, और क्या नाम है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, और उन्होंने रिजिड बॉडी के लिए भी बताया। तो फर्स्ट लॉ के लिए कहानी ये था कि अगर कोई पार्टिकल है, टीनी सा पार्टिकल, मतलब टीनी है, मतलब बहुत छोटा है पार्टिकल, तो उस पर कोई फोर्स एक्ट करेगा, तब हम कब कहेंगे, उन्होंने कहा कि कोई पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो हमें कब दिखेगा, जब या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे या बॉडी रेस्ट में हो। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। रिजिड बॉडी में कहानी ये है कि रिजिड बॉडी में कि पार्टिकल्स है ना बहुत ज़्यादा हैं, तब हम उसको कब कहेंगे कि रिजिड बॉडी में हमारा नेट फोर्स जीरो है।
एक तो हम तब कहेंगे कि जब बॉडी क्या नाम है रेस्ट में रहे, तब हम कहेंगे कि उस पर नेट फोर्स ज़ीरो है। या बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तब कहेंगे कि हमारा ये नेट फोर्स ज़ीरो है। अगर बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि बॉडी पे नेट फोर्स जो लग रहा है वो ज़ीरो है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे सारा मास कंसंट्रेटेड हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम पार्टिकल के समय एक्सेलरेशन देख रहे हैं तो केवल एक पार्टिकल का देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब रिजिड बॉडी है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन देख रहे हैं तो हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देख रहे हैं, तो उसका ज़ीरो होना ज़रूरी है अगर हम नेट फोर्स ज़ीरो चाहते हैं तो। अब क्या है ना कि कुछ केसेस हैं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर एक बॉडी है, स्ट्रिंग से लटका दिया गया है, तो अब उसमें क्या है कि ये बॉडी रेस्ट में दिख रहा है, तो हमें समझ आ रहा है कि इस बॉडी पे नेट फोर्स, मतलब बॉडी रेस्ट में है तो नेट फोर्स ज़ीरो है। लेकिन नेट फोर्स ज़ीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो ज़ीरो है। तो हम इसको समझेंगे कि फोर्स कौन कौन सा एक्ट कर रहा है उसको देखेंगे। तो उसको देखने के लिए हम बाहर से उस बॉडी पे जो जो एक्सटर्नली फोर्स एक्ट कर रहा है उसको फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, क्योंकि जो भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी पे उसको रिप्रेजेंट करना है, डेट इज़ फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ये स्ट्रिंग पे ये लटका हुआ है हमारा ब्लॉक, तो उसको हमने बैलेंस किया, mg जो ग्रेविटी का इफेक्ट है और टेंशन जो स्ट्रिंग खींच रहा है, तो वो बैलेंस हो गया, T इक्वल टू mg हो जाएगा। अब समझते हैं कि डिटरमाइन द मोशन ऑफ सिस्टम एज सोन। अब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, ठीक है, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये एक्चुअली क्या जनरेट करता है, कपल जनरेट करता है, दो इक्वल और अपोजिट फोर्स। तो दो इक्वल और अपोजिट फोर्स जब कपल प्रोड्यूस करता है, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि फोर्स तो बैलेंस है, इक्वल और अपोजिट है, नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी कर रहा है, ठीक है, और तो कह देंगे कि अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है तो इसमें जो मोमेंट आएगा, जो टॉर्क आएगा वो जीरो आएगा। तो बॉडी विल रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ ये बताया कि हम पहले एक बॉडी पे सारे फोर्सेस लग रहे थे वो पढ़ रहे थे कि क्या क्या एक्सटर्नली लग रहा है, उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहा है। लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ दो बॉडी के लिए एप्लीकेबल है कि अगर एक बॉडी पे फोर्स लगेगा तो दूसरा बॉडी लगाया होगा, अगर दूसरे बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो पहला बॉडी लगाया होगा। इसका क्या कहानी है कि इसका नेचर सेम रहता है, लाइन ऑफ एक्शन सेम रहता है, नेचर भी सेम रहता है। मतलब अगर वो पुलिंग कर रहा है तो ये भी पुलिंग करेगा, यही रहता है। थैंक यू।